हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर प्यारस चैनल फिनिक्स क्लासेस। आज हम लोग केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं बिकॉज फिजिक्स में भी हम लोगों ने ग्रेविटेशन कर लिया है, मैथ में अपना क्वाड्रिलेटरल खत्म हो चुका है, पॉलिनोमियल में आपको पहले ही पढ़ा चुका हूं, है ना। तो अब मैथ्स में सर्कल हम लोग बाद में स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग एटम्स एंड मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री फॉर टर्म 2 एंड बुक वाइज देखा जाए तो चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, सो लेट्स बिगिन। ठीक है बेटा, तो वैसे देखा जाए तो ये चैप्टर बाद में होना चाहिए, फोर्थ चैप्टर पहले होना चाहिए, बट ये पहले दिया गया तो ऑब्वियसली हमें भी पहले ही पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपके एग्जाम में भी पहले आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटम्स एंड मॉलिक्यूल। तो देखिए समझिएगा, ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल से पहले आप मैटर पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं? मैटर। और आपने पढ़ा था कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास इज कॉल्ड मैटर, है ना। तो अब आगे क्या है, देखिए अब आपने जब इंसान की आदत होती है कि कोई भी चीज देखता है तो वो हमेशा, जैसे कि एक क्वेश्चन बड़ा फेमस है कि पहले मुर्गी आई कि अंडा, तो कितना फेमस है, कितना क्यूरियस लगता है हमको, हर बच्चा पहले मुर्गी आई कि अंडा, पहले मुर्गी आई कि अंडा, सब करते रहते हैं। या फिर मतलब वो कैसे आया, फिर वो कैसे आया, फिर कोई चीज़, तो जैसे हम कोई सब्सटेंस देखते हैं तो हमारी आदत है कि ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि आपके घर पे रोटी बनी तो आपने मम्मी से पूछा जाके, मम्मी ये रोटी किस चीज़ की बनी, तो मम्मी ने बोला आटे की बनी। अब आपने पूछा आटा किस चीज़ से बना, तो मम्मी ने बताया गेहूं से बना। फिर आपने पूछा मम्मी गेहूं किस चीज़ से बना, तो आपने मम्मी ने बताया कि बेटा पेड़ लगता है तो उसमें पेड़ में गेहूं उगता है। तो पेड़ में गेहूं कैसे होगा, तो पता चला कि पेड़ ने जमीन से बहुत सारे वाटर और जो भी एलिमेंट्स हो सकते हैं, मतलब जो मिनरल्स हो सकते हैं, वो सब सोक करता है और उसको फिर कन्वर्ट करके गेहूं में कन्वर्ट कर देता है ना। तो अब ये हुआ कि वो मिनरल्स कैसे आए, तो वो किस चीज से मिलके बने। तो हमेशा हमारे दिमाग में क्वेश्चन होता है कि आखिर अल्टीमेट पार्टिकल क्या है, किस चीज से मिलके सारी चीजें बनी हुई हैं, हर चीज का फंडामेंटल सोर्स क्या है। ठीक है, तो एग्जैक्टली भी देखो बताया जाए तो देखो अभी कोई फंडामेंटल पार्टिकल की डिस्कवरी अभी तक नहीं हो पाई है, जिसे हम लोग गॉड पार्टिकल भी कहते हैं। फ्रांस में रिसर्च चल रही है, वहाँ पर टनल बनाई गई है, उसके नीचे कई बार कोशिश की गई, लेकिन अभी हम लोग एग्जैक्ट चीज़ नहीं बता पाए हैं। ठीक है, तो खैर, तो आपने देखा मैटर, तो आपने मैटर में डेफिनेशन पढ़ी थी कि मैटर जो होता है, कोई भी मैटर हो, तो मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल टिनी पार्टिकल्स। हमने क्या पढ़ा था कि छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके क्या बना होता है, मैटर बना होता है। ठीक है, तो अब ये मैटर कहाँ से आया, कैसे बना, तो ये पार्टिकल आए। ठीक है, अब ये पार्टिकल कहाँ से आए, ये पार्टिकल कैसे बने, तो इतना तो आप लोग सभी जानते हैं कि सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज क्या होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ठीक है, ये हो गया। तो देखिए सबसे फंडामेंटल क्या है, अब हमने क्या किया, अब देखो एक चीज याद रखो कि इस दुनिया में जितनी भी चीजें बनी हुई हैं, चाहे आपके कमरे में, जैसे इस रूम में बहुत सारी चीजें रखी हैं, आपके रूम में भी जहां पढ़ रहे हैं वहां बहुत सारी चीजें रखी होंगी, लेकिन वो सारी चीजें टोटल 118 चीजों से मिलके बनी हुई हैं। और 118 तो मैंने ज्यादा बोल दिया क्योंकि ये तो लैब में कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं जो लैब में ही बनाए गए हैं, नॉर्मल एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो ज्यादा ज्यादा आपके मुश्किल से 92 या 98 चीजों से मिलके सारी चीजें बनी हुई हैं इस यूनिवर्स में। यूनिवर्स तो नहीं बोलेंगे, मतलब अपनी, क्योंकि हम लोग यूनिवर्स के बारे में ज्यादा नहीं जानते, लेकिन अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ पे जितनी भी चीजें हैं वो यही 92 से 98 और मैक्सिमम 118 चीजों से मिलके ही बनी हुई है। वही 118 चीजें हैं जो आपस में एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और नई नई चीजें बनाते हैं, और आपको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ चीजें आपके सामने दिखाई देती हैं। समझ रहे हो, तो सिर्फ फंडामेंटल 118 चीजें यही आपस में कंबाइन करके नई नई चीजें बनाते हैं। ठीक है, तो अब ये 118 कौन है, क्या है और कैसे आए, तो इस चीज को समझते हैं। तो देखिए आप एक चीज समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, अभी न्यूट्रॉन को भूल जाते हैं कि न्यूट्रॉन का कोई वो नहीं होता, न्यूट्रॉन सिर्फ स्टेबिलिटी बढ़ाता है, तो न्यूट्रॉन के बारे में बात नहीं करते हैं, हम सिर्फ बात करेंगे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, क्योंकि यही मैटर करते हैं। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि हम लोगों ने डिस्कवरी शुरू करी कि चीजें किन किन चीजों से मिलकर बनी है। तो हमने एक सब्सटेंस पाया, फंडामेंटल मॉलिक्यूल या एटम, जो भी आप बोलना चाहें बोल सकते हैं, अभी उसको पाया। तो हमने देखा कि उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, जिसके अंदर क्या था, एक इलेक्ट्रॉन था। तो जिसके भी अंदर एक इलेक्ट्रॉन था, तो इंडिया में एक इलेक्ट्रॉन वाला सब्सटेंस देखा गया, फिर अमेरिका में एक इलेक्ट्रॉन वाला सब्सटेंस देखा गया मान लीजिए, फिर यूएसए में और फ्रांस में, जर्मनी में, चाइना में, हर जगह एक इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट देखा गया।
फिर जब उसको देखा गया तो पाया गया कि जो एक इलेक्ट्रॉन वाला जो एलिमेंट है या सब्सटेंस है, तो उसकी हर जगह प्रॉपर्टी सेम पाई गई, सेम तरह, जैसा एक इलेक्ट्रॉन वाला जैसा यहाँ पे था वैसे ही एक इलेक्ट्रॉन वाला आइटम वहां पे भी था। सब कुछ नेचर वगैरह सब कुछ सेम था, दिखने में, टेस्ट, हर चीज आप बोल सकते हैं एग्जैक्टली सेम था। तो ये समझ में आया कि एक इलेक्ट्रॉन वाला जो आइटम होता है वो हर जगह सेम होता है, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है वो एक ही जैसा होता है। तो उसका हमने नेमिंग कर दी। क्या कर दी? नेमिंग कर दी। तो एक इलेक्ट्रॉन वाले को नाम दे दिया गया हाइड्रोजन। क्या नाम दे दिया गया? हाइड्रोजन नाम दे दिया गया। ठीक है, तो तब से ये क्लियर हो गया कि कहीं पे भी एक इलेक्ट्रॉन वाला सब्सटेंस पाया जाएगा उसको हम क्या बोला करेंगे? हाइड्रोजन बोला करेंगे। आई बात समझ में? ठीक है। अच्छा, किसी भी चीज में जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन था तो ऑब्वियसली एक प्रोटॉन भी था। फिर ऐसे क्या किया गया? एक 2 इलेक्ट्रॉन वाला सब्सटेंस पाया गया। क्या किया गया? एक 2 इलेक्ट्रॉन वाला सब्सटेंस पाया गया। तो जो एक 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो सब्सटेंस पाया गया उसको भी नाम रख, हर जगह उसकी प्रॉपर्टीज हर जगह सेम थी। 2 इलेक्ट्रॉन वाला अर्थ यहाँ पे भी वैसा ही था, यूएसएम भी वैसा ही था, रशिया भी वैसा ही था, हर जगह वैसा ही था। बोले इसका मतलब ये सेम ही आइटम है, एक ही चीज है। तो फिर उसका नाम रख दिया गया हीलियम। क्या नाम रख दिया गया? हीलियम। ऐसे 3 इलेक्ट्रॉन वाले को नाम रख दिया गया लिथियम। 4 इलेक्ट्रॉन वाले को नाम रख दिया गया बोरॉन। 5 इलेक्ट्रॉन वाले को नाम रख दिया गया बेरिलियम। ठीक है, ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम, बेरिलियम 4, बोरान 5। ठीक है, बेरिलियम को 4 रखा गया, फिर बोरान को 5। ऐसे 6 इलेक्ट्रॉन वाले को देखा गया तो उसका नाम कार्बन रख दिया गया। फिर 7 इलेक्ट्रॉन वाले को देखा गया उसका नाम नाइट्रोजन रख दिया गया। फिर 8 इलेक्ट्रॉन वाले को देखा गया उसका नाम ऑक्सीजन रख दिया गया। 9 इलेक्ट्रॉन वाले को देखा गया फ्लोरीन रख दिया। 10 इलेक्ट्रॉन वाले को देखा गया नियॉन रख दिया। ठीक है, तो इस तरह से सबकी नेमिंग करते चलेगा। तो इस तरह से हमको अब तक 118 मिल गए। कितने मिल गए? 118 मिल गए। ठीक है, तो अब इनके अंदर क्या था? सबके अंदर सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन था। ठीक है, तो जितना सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन है तो मतलब वो सेम चीज है। आ गई बात समझ में? ठीक है, इन्हीं को ये जो ये इलेक्ट्रॉन, तो इन्हीं को हमने नाम दिया एलिमेंट्स। क्या नाम दिया? एलिमेंट्स। अब ये जो 118 एलिमेंट्स थे ये एक दूसरे से कंबाइन करके कंपाउंड्स बनाने लगे। क्या बनाने लगे? कंपाउंड्स बनाने लगे। ठीक है, 118 एलिमेंट्स आए और एक दूसरे के साथ मिलके कंपाउंड्स बनाने लगे, एक दूसरे से कंबाइन करने लगे। ठीक है, तो जैसे कि अब ये कंबाइन कर गए हाइड्रोजन ऑक्सीजन। ठीक है, तो ये एटम्स थे। ठीक है, तो ये जो एलिमेंट्स थे, तो इन एलिमेंट्स, ये जो एलिमेंट्स थे ये एटम से मिलके बने हुए थे। इसी को इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जिसके अंदर होता है उसको हमने एटम नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम। तो इन सबके एटम अपने अपने, हाइड्रोजन का अपना एटम है, 1 इलेक्ट्रॉन वाला एटम है। हीलियम का अपना एटम है, 2 इलेक्ट्रॉन वाला एटम है। लिथियम का अपना एटम है, 3 इलेक्ट्रॉन वाला है। कार्बन का अपना एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन वाला है। ऑक्सीजन का अपना एटम है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला है। तो ये सारे हो गए एटम्स। अब एटम से बनता है एलिमेंट। क्या बनता है? एटम से बनता है एलिमेंट। आइए देखिए कैसे बनता है। तो जो एटम है ना बेटा, एटम इज इक्विवेलेंट टू एलिमेंट। ठीक है, चाहे एटम बोला जाए और चाहे एलिमेंट बोला जाए, बात एक ही है। ठीक है, एक ही एटम के ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। ठीक है, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे हाइड्रोजन का एटम हो गया, तो देखो एटम जो होते हैं ना उनका सिंबल होता है। क्या होता है? याद रखना हमेशा, एटम्स ऑलवेज हैव सिंबल। ठीक है, और जो मॉलिक्यूल्स होते हैं have chemical formula। तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके सबके पास क्या होता है? फॉर्मूला होता है उनका। तो कभी भी किसी चीज का फॉर्मूला लिखा इसका मतलब वो क्या है? एक मॉलिक्यूल है। कभी भी किसी चीज का सिर्फ सिंबल लिखा इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे हैं? एटम की बात कर रहे हैं, एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। जैसे कि हाइड्रोजन को इसीलिए हमने क्या बोला? हाइड्रोजन
इज एन एलिमेंट, और एलिमेंट के अंदर क्या होते हैं, एटम्स होते हैं, सेम टाइप के एटम्स होते हैं। तो कोई भी एलिमेंट है तो ऐसे 118 टाइप के एटम पाए गए, इसीलिए हमें बोला कि 118 क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। आई बात समझ में। और इनके पास, सबके पास अपना अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन के नंबर पे ही नेमिंग की गई है। जिसके पास 10 इलेक्ट्रॉन है तो उसको हमने क्या नाम दिया, नियॉन नाम दिया। जिसके पास 12 है उसको मैग्नीशियम नाम दे दिया। जिसके पास 16 है उसको सल्फर नाम दे दिया। तो इस तरह से सबकी नेमिंग कर दी जाती है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा आ गया एलिमेंट। क्लियर है बात। अब ये 118 एलिमेंट्स थे, ठीक है, इन सब के पास इलेक्ट्रॉन्स थे। अब देखो जो इलेक्ट्रॉन है ना, वो जो है केमिस्ट्री की दुनिया का डॉलर है, रुपया है, पैसा है। और जैसे अगर इस दुनिया के चलने का कारण देखा जाए, ये दुनिया चल रही है, ये संसार चल रहा है, कैसे चल रहा है, सिर्फ पैसे की वजह से तो चल रहा है, वरना सब पड़े सो रहे होते, बस जाते शाम को कुछ मार के खा लेते और सो जाते। लेकिन चल कैसे, सब परेशान है पैसे के चक्कर में। हम यहाँ खड़े होकर पढ़ा रहे हैं पैसे के चक्कर में, तुम बैठ के पढ़ रहे हो पैसे के चक्कर में। पढ़ लोगे तो कल को जॉब लग जाएगी, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। पापा ड्यूटी गए होंगे, जान दिए होंगे वहां ड्यूटी में, पैसे के चक्कर में, ठीक है। तो दुनिया में जितना भी काम हो रहा है, दुकान वाला बाहर दुकान खोल के बैठा है, किस चक्कर में, पैसे के चक्कर में। भिखारी भीख मांगने बैठा है, किसके चक्कर में, पैसे के चक्कर में। तो पूरी दुनिया में सब कोई भी एक्टिविटी हो रही है तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वहां पर इन्वॉल्व पैसा ही है, बाकी कोई चीज मायने नहीं रखती है ना। सही मायने में देखा जाए तो, बाकी एथिकली लोग बोल सकते हैं दुनियादारी, लेकिन सच्चाई यही है। इसी तरह से केमिस्ट्री की दुनिया में क्या होती है। अब केमिस्ट्री का नाम आता है तो सबसे पहले बात तो यही आती है ना, केमिकल रिएक्शन। तो हर एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करने में लगा हुआ, हर एक कंपाउंड दूसरे कंपाउंड से रिएक्शन करने में लगा हुआ। तो ये सब किस चक्कर में रिएक्शन कर रहे हैं, तो भैया जैसे हम सबको चाहिए पैसा, ऐसे इनके पास इनको है चाहिए इलेक्ट्रॉन। जितनी भी केमिस्ट्री है वो पूरी इलेक्ट्रॉन के चक्कर में मरी जा रही। कोई अब अच्छा, इसमें एक चीज है, ऐसा नहीं कि दुनिया में पैसे के लिए लोग परेशान है तो खाली वही परेशान है जिनके पास पैसे की कमी है। जिनके पास पैसा कम है वो पैसा पाने के लिए परेशान है, और जिनके पास पैसा ज्यादा है वो देने के लिए परेशान। भाई वो लोन देना चाहते हैं, बैंक देखो बैंक के पास कितना पैसा है, वो 4 दिन भर चक्कर लगाता रहता, भैया हमसे लोन ले लो, हमसे लोन ले लो, हमसे ले लो, हमसे फाइनेंस करा लो। तो ये सब चीजें, तो ऐसा नहीं कि पैसा कम या ज्यादा से मतलब है, जिसके पास कम है वो भी परेशान है और जिसके पास ज्यादा है वो भी परेशान है। तो सेम चीज केमिस्ट्री में भी है, ऐसा नहीं किसी के पास इलेक्ट्रॉन कम है इसलिए परेशान है, जिसके पास कम है वो भी मरा जा रहा है और जिसके पास ज्यादा है वो तो और ज्यादा ही मरा जा रहा है, जानते ही हो, है ना। तो वही हाल केमिस्ट्री में भी है। तो इलेक्ट्रॉन, तो ये जो एलिमेंट्स थे जो हमने 118 एलिमेंट्स बताए, ये सेपरेट इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है। दुनिया में एक इलेक्ट्रॉन वाला कोई भी होगा वो हर जगह हाइड्रोजन ही होगा, सेम प्रॉपर्टी का होगा, वो एटम होगा। क्या होगा, एटम होगा। और ग्रुप ऑफ एटम को उसी हम एलिमेंट बोलते हैं, हाइड्रोजन एलिमेंट बोले या हाइड्रोजन एटम बोले, बात एक ही है, ठीक है। ऐसे ही सारे एलिमेंट्स हैं। अब इन सबके पास अपना अपना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अब क्या होता है, इनका इंटरनल एक कॉन्फ़िगरेशन होता है जिसे हम लोग 4th चैप्टर में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करने का तरीका, की मतलब किसके अंदर किस तरह से कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन रहते हैं तो किसी को इलेक्ट्रॉन की कमी पड़ जाती है और किसी के पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होते हैं। तो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो चाहते हैं कि कोई भाई बंधु अपना आए, कोई बैंक वैंक आए तो हमको इलेक्ट्रॉन दे के चला जाए। अच्छा, जिनके पास ज्यादा है वो क्या, वो सोच रहे हैं कोई अपना भाई बंधु आ जाए तो हमसे कुछ इलेक्ट्रॉन लेके चला जाए, ब्याज वगैरह पे, है ना। तो वही चीज है, तो वो लेके चला जाए। तो इस चक्कर में ये सब एक दूसरे को ढूंढते रहते हैं। तो जिसके पास ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है और एक के पास कम इलेक्ट्रॉन होता है तो वो आपस में एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ले दे लेते हैं और उनके बीच में रिएक्शन हो जाती है, बॉन्ड बन जाता है। और ऐसे रिएक्शन होने से क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। क्या बनते हैं, मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब जैसे हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन जा रहा था, अब हाइड्रोजन जा रहा तो हाइड्रोजन के पास होता है 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, चाहता है कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन कोई और दे दे, 2 इलेक्ट्रॉन ये बनाना चाहता है। एक होता है सोडियम, तो सोडियम का होता है 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सोडियम के पास 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है। चलो सोडियम नहीं लेते हैं, चलो मान लो क्लोरीन ले लेते हैं। क्लोरीन नहीं, तुम्हें हाइड्रोजन का एग्जाम्पल ही ना दे तो ज्यादा अच्छा है, अभी स्टार्टिंग है, कुछ और दे देते हैं, काट देना इसको। मान लीजिए आपके पास है सोडियम है, मान लीजिए आपके पास, ठीक है। तो ये सोडियम जो है तो इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 11। 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास एक्स्ट्रा होता है। ये 10 रखना चाहता है, इसके पास 11 होते हैं, ये चाहता है कि मैं 10 रख लूं, 1 अपना किसी को दे दूं।
ऐसे ही क्लोरीन होती है, तो क्लोरीन का सिंबल जो है वो Cl है। तो क्लोरीन के पास होते हैं 17 इलेक्ट्रॉन, लेकिन ये 18 करना चाहता है। क्या करना चाहता है? 18 करना चाहता है। ठीक है, तो अब ये इलेक्ट्रॉन, ये चाहता है कि इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, और ये चाहता है कि मैं अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दान कर दूं। तो जब ये दोनों एक ही गली से गुजरेंगे, जब कहीं एक दूसरे से टकराएंगे, तो सोडियम बोलेगा भाई मेरा इलेक्ट्रॉन ले लो, क्लोरीन बोलेगा भाई हमको एक इलेक्ट्रॉन दे दो। ये तुरंत एक दूसरे को इलेक्ट्रॉन ये दे देंगे और ये ले लेंगे, और जब एक दूसरे को दे देंगे और ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? रिएक्शन हो जाएगा, इनकी दोस्ती हो जाएगी। भाई जो तुम्हारी मदद करेगा तुम्हारी उससे दोस्ती होगी कि नहीं होगी? अब क्लोरीन ने सोडियम से कहा भैया इलेक्ट्रॉन दे दो, सोडियम में लात मार दी, तो क्लोरीन से दोस्ती होगी क्या? कभी नहीं होगी। क्लोरीन ने कहा सोडियम दे दो, इलेक्ट्रॉन दे दो, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो दोनों ने एक दूसरे की जरूरतें पूरी कर दी, दोनों कंधे में कंधा डाल के घूमेंगे, हाथ में हाथ डाल के। ठीक है, तो अब क्या होगा? अब ये कंबाइन कर गए तो अब ये एक साथ घूमेंगे, क्योंकि इनके बीच में क्या हो गई? दोस्ती हो गई। तो जब इनके बीच में दोस्ती हो गई तो अब ये Na ना Na अकेले रहेगा ना Cl, NaCl मिलेगा आपको जहां मिलेगा। तो अब ये क्या बन गया? एक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कंपाउंड बन गया। ठीक है, तो ये बन गया कंपाउंड। आई बात समझ में? तो एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, एलिमेंट्स के जो एटम होते हैं वो आपस में कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। अब कंपाउंड कैसे बनाएंगे? जरूरी नहीं है कि हमेशा दूसरे दूसरे ही आके मिले, कई बार सेम सेम भी खुद से भी रिएक्शन हो जाती है। नहीं, कुछ लोग होते हैं सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं, बिल्कुल आत्म, जैसे साधु संत टाइप के लोग जो अपने में स्टेबल, ध्यान मुद्रा में मग्न है, दुनिया से कोई मतलब नहीं, अपने में स्टेबल है। तो जैसे आपने देखा होगा गैसेस, आप जानते हैं डायटोमिक गैसेस के बारे में आपने सुना होगा, जैसे ऑक्सीजन गैस होती है, हाइड्रोजन गैस होती है, क्लोरीन गैस होती है। तो इन सबके फॉर्मूले सुने ना। ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? O2 होता है। तो यहां पर देखो, यहां पे क्या हुआ? ऑक्सीजन ने ऑक्सीजन के साथ ही कंबाइन कर लिया। दोनों ऑक्सीजन को दो दो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो शेयरिंग कर लेते हैं ये लोग। अब वो कैसे होती है वो मैं बाद में आपको पढ़ाऊंगा, बस अभी हल्का फुल्का समझिए। आपको मैं समझा रहा हूं कि एटम एलिमेंट होता क्या है, बेसिक पढ़ रहे हैं आप। ठीक है, तो अब कई एटम्स ऐसे होते हैं जो सेल्फ से कंबाइन कर जाते हैं। तो ओ सिंबल का मतलब क्या होता है? एक एटम ही होता है सिर्फ। तो एक O दूसरे O के साथ कंबाइन कर लेगा और मिलके बना देंगे O2। तो अब ये दो O जो हैं वो हमेशा एक साथ चलेंगे, तो ये बन गया O2। तो अब ये भी क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि दो एटम कंबाइन कर गए। तो डेफिनेशन क्या बनेगी? 2 और मोर देन 2 एटम्स ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, या बोल सकते हैं 2 और 2 एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट और डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। क्या? मॉलिक्यूल। और जब मॉलिक्यूल बन गया तो जैसे एटम्स के ग्रुप को एलिमेंट कहते हैं, सेम टाइप के एटम, सेम टाइप के एटम से ग्रुप को हम क्या कहते हैं? एटम एलिमेंट कहते हैं। उसी तरह से सेम टाइप के मॉलिक्यूल्स के ग्रुप को हम लोग कंपाउंड कहते हैं। क्या कहते हैं? कंपाउंड्स कहते हैं। तो एलिमेंट के अंदर होते हैं एटम्स और कंपाउंड के अंदर होते हैं मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में? मॉलिक्यूल क्या होंगे? 2 या 2 से ज्यादा एटम होंगे जो आपस में कनेक्टेड होंगे। अब वो सेम टाइप के एटम भी हो सकते हैं और डिफरेंट टाइप के एटम हो सकते हैं। यहाँ पे Na और Cl का एटम कंबाइन किया, यहाँ O और O का एटम ही कंबाइन किया। अब जैसे ही ये कंबाइन कर जाएंगे तो इनकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाएंगी। जैसे अच्छा NaCl तो जानते ही होगा ना सब लोग, क्या है NaCl? क्या है? टाटा सॉल्ट, टाटा नमक, कॉमन सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट नहीं, सॉल्ट हर चीज सॉल्ट ही होती, कॉमन सॉल्ट बोलेंगे इसको। तो ये खाने वाला नमक है। तो इसमें देखो, अब ना उसमें सोडियम की प्रॉपर्टीज होती है। नमक को खाते तो क्या लगता है? सोडियम है इसमें, इधर से क्लोरीन है, ऐसे तो नहीं लगता है ना। नमक खा के कोई नहीं बता सकता कि सोडियम है कि क्लोरीन है ना। तो वही चीज है, जब कंपाउंड बनता है तो वो जिन एटम से मिलके बना होता है उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज नहीं रह जाती हैं, प्रॉपर्टीज बिल्कुल क्या हो जाती हैं? चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो इनके अंदर अपनी, तो इनका फॉर्म कंपाउंड हो गए, इनके अंदर अपनी नई प्रॉपर्टीज आ जाती हैं और इनके अंदर अपने एटम्स की प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं, ये इनकी न्यू प्रॉपर्टीज होती हैं और ये डिफरेंट एटम्स के या सेम टाइप के एटम से कंबाइन करने पे बनते हैं। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीजन एटम की बात करें तो ऑक्सीजन एटम का अपना अलग नेचर है, लेकिन O2 गैस का अपना अलग नेचर है। जैसे O2 होती है, ऑक्सीजन गैस होती है, ऐसे एक और कंपाउंड बनता है ऑक्सीजन का, O3 भी होता है। तो O3 अलग है, O2 अलग है। बेटा O2 दोगे, कोरोना चल रहा है आजकल, ऑक्सीजन सिलेंडर बहुत पड़ रहा है जरूरत, O2 दे दोगे काम हो जाएगा, बच जाएगा। भाई साहब O3 दे दिए तो जहां बच रहा होगा वहां निपट जाएगा।
और मर जाएगा। काहे मर जाएगा? ये O3 जो है वो पता है कौन है? ये है ओजोन। कौन है? ओजोन। और ओजोन के बारे में तो सबने सुना होगा, है ना, पढ़ाओ चाहे ना पढ़ाओ लेकिन सुना जरूर होगा। तो ओजोन भी एक क्या है? ये भी एक गैस है, ठीक है, लेकिन ये एक जहरीली गैस है, ये एक पॉइजनस गैस है। इसका नेचर कैसा होता है? जहरीला होता है। तो बोलो फिर तो हम तो सुनते हैं भैया ओजोन में छेद हो गया और ओजोन बहुत जरूरी है। तो हर चीज की जरूरत अलग अलग होती है ना यार। हार्पिक से वॉशरूम साफ किया जाता है, कभी मुंह साफ किया है क्या कि कुल्ला कर लो दांत भी साफ निकल आएंगे? ऐसा नहीं करते ना, हर चीज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है। तो वही चीज है, ऑक्सीजन को हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। ओजोन जो है वो सन की जो अल्ट्रावायलेट रेज हैं और ये सब हार्मफुल रेज हैं उनसे बचाती है। तो ओजोन की लेयर जो है वो हमारे अर्थ के बाहर है, लेकिन अगर वही ओजोन यहाँ नीचे आ जाएगी तो अपना काम हो जाएगा, बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी, ठीक है। तो खैर, तो आप देखो O2 का नेचर बिल्कुल अलग, O3 का नेचर बिल्कुल अलग। तो O क्या है? एटम है। O2 क्या है? कंपाउंड का मॉलिक्यूल है। O3 क्या है? ये भी कंपाउंड का मॉलिक्यूल है, लेकिन O2 किस कंपाउंड का? ऑक्सीजन गैस का। जो कभी भी इंडिविजुअल 2, 3 हो तो वो सब गैस ही कहलाते हैं। क्या? जैसे कि H2 भी एक गैस है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का फॉर्मूला क्या होता है? H2 होता है। हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन के 2 एटम आपस में आके कंबाइन कर लेंगे तो क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। आ रही बात समझ में? तो O2 क्या हो गया? एक मॉलिक्यूल। तो ये जो फॉर्मूला होता है वो हमेशा एक मॉलिक्यूल का होता है, और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो चीजें जैसे वाटर है, तो वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। क्या होता है? सबको पता है H2O होता है। तो H2O में क्या है? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम आपस में दोस्ती कर लिए, कंबाइन कर गए। कैसे किए इससे आपको कोई लेना देना नहीं, बस कैसे भी करके आपस में कंबाइन कर लिए, एक दूसरे की जरूरतों को उन्होंने पूरा कर दिया। अब ये एक साथ चल रहे, तो अब ये H2O क्या हो गया? वाटर का एक मॉलिक्यूल हो गया, जिसका फॉर्मूला क्या है? H2O। तो वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है, तो वाटर क्या हो गया? कंपाउंड हो गया, क्योंकि उसका क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है, फॉर्मूला होता है, और एलिमेंट का सिंबल होता है हमेशा। तो ये फॉर्मूला है, देखिए। तो H2O, तो ये कंपाउंड, वाटर कंपाउंड हो गया, उसका एक मॉलिक्यूल हो गया जिसका फॉर्मूला है H2O। और वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है वो कैसे बना हुआ है? हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन के 1 एटम के कंबाइन करने से बना हुआ है। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। अच्छा, अब कई बार क्या होता है, जैसे अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करें। क्या? अलग अलग एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाए, कंपाउंड बनाए, तो उसको, वो तो कंपाउंड हो गया। लेकिन जैसे कि सेम टाइप वाले एलिमेंट कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना ले। क्या बना ले? सेम टाइप वाले एलिमेंट जो है मिलके, मतलब सेम एटम मिलके ही मॉलिक्यूल बना ले, तो इसको अलग से एक एक्स्ट्रा नाम, वैसे आप नॉर्मली ये मॉलिक्यूल ही है, चलेगा, सही है, कोई दिक्कत बात नहीं है, लेकिन कई बार इसको एलिमेंट मॉलिक्यूल भी बोल दिया जाता है। क्या बोल दिया जाता है? एलिमेंट मॉलिक्यूल भी बोल दिया जाता है। आ रही बात समझ में? तो एलिमेंट मॉलिक्यूल भी बोल देते हैं। अगर सेम टाइप के एटम से कोई मॉलिक्यूल मिलके बना हुआ है तो उसका नाम एलिमेंट मॉलिक्यूल भी रख दिया जाता है। तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी कंपाउंड तो ये है ही, लेकिन दूसरा नाम है इसका, ठीक है। तो इस तरह से जैसे H2SO4 है, H2SO4 क्या हो गया? H2SO4 एक कंपाउंड हो गया, कंपाउंड। और H2SO4 कंपाउंड के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला क्या है? तो H2SO4 कंपाउंड के मॉलिक्यूल का जो फॉर्मूला है दैट इज H2SO4। और H2SO4 एक कंपाउंड है और उसका मॉलिक्यूल हो गया H2SO4, एक मॉलिक्यूल का ये फॉर्मूला हो गया। और H2SO4 का जो एक मॉलिक्यूल है वो कितने एटम से मिलके बना है? तो बेटा हाइड्रोजन के 2 एटम, सल्फर का 1 एटम और ऑक्सीजन के 4 एटम जब आपस में कंबाइन करते हैं किसी भी तरह से, तब क्या बनता है? H2SO4 का एक मॉलिक्यूल बनता है। और टोटल इसके अंदर कितने एटम हैं? तो 4, 2, 6, 1, 7 एटम्स के कंबाइन करने से क्या बना हुआ है? H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल बना हुआ है। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से दुनिया में चीजें एग्जिस्ट करती हैं, चीजें होती हैं, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि ये सब हमेशा एक साथ रहे, ठीक है। अब आई होप एटम और मॉलिक्यूल आपको समझ में आ गया होगा। तो 118 चीजें हैं, 118 एलिमेंट, फिर वो आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बन गए तो कंपाउंड कहलाता है, अगर एटम्स है तो वो एलिमेंट कहलाएगा, ठीक है। अब आते हैं रिएक्शन पे। किस पे आते हैं? रिएक्शन पे। तो देखो रिएक्शन मैंने आपको बताया कि एटम्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूल बना लेते हैं। अब देखो जरूरी नहीं है कि हमेशा
मतलब एटम सी आके कंबाइन करे। कई बार मॉलिक्यूल भी कंबाइन कर जाते हैं। इसका एग्जांपल आप ऐसे समझ सकते हो, जिसे आपने देखा कि भैया लोगों की शादी हो जाती है, रिश्ता बन जाता है, ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिनकी शादी हुई हो वो जिंदगी भर एक साथ ही रहें। आजकल तो बिल्कुल जरूरी नहीं है। और भी 10-5 साल हुए, थोड़ा टाइम हुआ, और इसके बाद अगर किसी पार्टनर को ज्यादा बेहतर कोई मामला समझ में आया तो उधर ब्रेकआउट करके उधर की ओर चला जाता है ना। या शादी के पहले की बात कर लेते हैं तो लोग गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन जाते हैं। तो एक ठीक है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बन गए, साथ हैं, चल रहे हैं, बहुत दिन तक साथ रह रहे हैं, कुछ दिन जब तक बन रही है। इसके बाद अगर एक को या किसी दूसरे को, दोनों को भी हो सकता है, तो पर किसी को सेकेंडरी ऑप्शन ज्यादा बेहतर समझा तो इधर से ब्रेकअप, उधर की ओर कनेक्ट हो गए, ठीक है। तो ऐसे ही ये कंपाउंड्स भी हैं, ठीक है। जैसे मान लिया हम H2SO4 की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे ठीक है, ये सब आपस में कंबाइन करके बने हुए हैं, इनको अच्छा लग रहा है, ठीक है। लेकिन कल को इनके बगल में कोई और अच्छी व्यवस्था मिल गई इनको कि नहीं भैया यहाँ से ज्यादा उधर अच्छा लग रहा है, तो इनमें से कोई एक बहक जाएगा और यहाँ से छोड़ के उधर निकल लेगा, और जब उधर निकल लेगा तो उधर की ओर दूसरा कंपाउंड बन जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि हमेशा एलिमेंट के एटम से कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाए। कंपाउंड्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो भी आपस में रिएक्ट कर सकते हैं और नए कंपाउंड्स या नए मॉलिक्यूल्स बना सकते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये है फंडामेंटल ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल। आई होप आपको बात मेरी क्लियर हो गई होगी। अब आते हैं केमिकल रिएक्शन पर। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है इसको समझते हैं। तो क्या होता है, आपने मान लीजिए कुछ 2 सब्सटेंस ले लिए, तो 2 और मोर देन 2 सब्सटेंसेस कंबाइन टुगेदर। अब सब्सटेंस बोला है मैंने, सब्सटेंस में एलिमेंट भी आ गया, कंपाउंड भी आ गया, कोई भी हो सकते हैं। कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस आर इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। कि कभी भी 1, 2 या 2 से ज्यादा कितने भी आए आपस में कंबाइन किए और कंबाइन करके कुछ नया बना दिया, तो इसको हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। क्या कहते हैं, केमिकल रिएक्शन कहते हैं, या फिर केमिकल चेंज कहते हैं। आप केमिकल चेंज पहले चैप्टर्स में पढ़ के आ रहे हैं, आई होप आपको पता ही होगा, है ना। तो केमिकल चेंज कहते हैं। अब केमिकल चेंज को केमिकल रिएक्शन के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं, जिसे हम बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। तो कई बार डेफिनेशन आती है कि आखिर केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। क्या, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। आइए देखिए कैसे होता है, समझते हैं। तो केमिकल इक्वेशन क्या होती है, जैसे मान लीजिए मैंने क्या बोला, डेफिनेशन तो आपको बता ही दी कि द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल चेंज इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल इक्वेशन में क्या होता है, एक साइड लिखे जाते हैं रिएक्टेंट्स, जो कंबाइन करते हैं उनको बोलते हैं रिएक्टेंट्स, और उनके कंबाइन करने पे जो नए प्रोडक्ट बन के आते हैं उनको बोलते हैं प्रोडक्ट्स, और उनके बीच में लगाया जाता है एक एरो। ये तरीका है एक केमिकल इक्वेशन को लिखने का, ठीक है। एक तरफ लिखे, लेफ्ट हैंड में लिखे जाएंगे रिएक्टेंट्स, राइट साइड में लिखे जाएंगे प्रोडक्ट्स, और उनके बीच में लगाया जाएगा एक एरो। रिएक्टेंट्स का मतलब जो चीजें कंबाइन करने वाली हैं, प्रोडक्ट का मतलब कंबाइन होने के बाद जो नए रिजल्ट्स बन के, नए चीजें बन के, नए कंपाउंड जो बन के आए हैं वो प्रोडक्ट हो जाएंगे, और ये एरो हो जाएगा। एग्जाम्पल के लिए आप समझ सकते हैं, जैसे हम वाटर की बात करें, किसकी बात करें, वाटर की बात करें, तो वाटर देखो कैसे बनता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस आते हैं और कंबाइन करके बनाते हैं H2O। क्या बनाते हैं, H2O। तो ये वाटर की केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 को लिखा नहीं जाता इसलिए ऐसे लिखा है, तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। क्या, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। आई बात समझ में। तो ये क्या हो गई, एक केमिकल इक्वेशन हो गई। और लिख दें जैसे H2 प्लस Cl2 मेक्स ट्वाइस HCl, तो ये भी एक रिएक्शन होती है। तो इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन, हाइड्रोजन का नहीं, हाइड्रोजन गैस का, हाइड्रोजन तो एटम हो जाएगा, एलिमेंट हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस का एक मॉलिक्यूल, क्लोरीन गैस का एक मॉलिक्यूल कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl। इस HCl को बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
ठीक है, ये इसका केमिकल फॉर्मूला है। तो इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं। तो ये हमारे क्या है, केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल चेंजेस हैं। ऐसे मिलियंस बिलियंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस हैं जो होती हैं। और अब आप पढ़ने, तो केमिस्ट्री आपकी स्टार्ट हो गई तो आप धीरे से पढ़ना भी शुरू करेंगे। 9th में तो आपके केमिकल रिएक्शंस ज़्यादा नहीं है, कोई इक्वेशन वगैरह, बट 10th में आपका रिएक्शन पोर्शन स्टार्ट हो जाता है काफ़ी अच्छे से। खैर, तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन, और इस तरह से केमिकल इक्वेशंस को रिप्रेजेंट किया जाता है। अब क्या होता है, अभी आपको केमिकल इक्वेशंस को ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस आपको इंट्रोडक्शन ही था, इतना ही था। आपको ये पढ़ना है कि केमिकल इक्वेशंस में कौन से रूल अप्लाई होते हैं। तो जो अगली चीज आती है वो आता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि जब कुछ चीजें आपस में केमिकली कंबाइन कर रही होती हैं, यानी एक दूसरे से जुड़ रही होती हैं या टूट रही होती हैं, कुछ भी हो सकता है, तो केमिकल रिएक्शन अल्टीमेटली हो रही होती है, तो वहां पर कौन से रूल्स फॉलो होते हैं, क्या कौन से रूल्स फॉलो होते हैं। तो आइए देखिए, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो बेटा देखो, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ऐसे लॉज जो फॉलो होते हो किसी केमिकल रिएक्शन में, किसी केमिकल चेंज में, किसी केमिकल कॉम्बिनेशन में, उन्हें हम कहते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो जब भी कभी कोई केमिकल चेंज हो रहा होता है तो वहां पर दो लॉ फॉलो होते हैं अभी, ठीक है। तो पहला लॉ जो आपको दिया गया है दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और दूसरा आपको दिया गया है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, इसके बाद बात करेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन की। ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पहले देखिए। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, तो जैसे एक बात बताइए। अच्छा, सबसे पहले तो ये बताइए कि दूध से दही का बनना केमिकल चेंज है कि फिजिकल चेंज है। तो ऑब्वियस सी बात है, क्या है, फिजिकल चेंज नहीं है, ये केमिकल चेंज है। क्या है, केमिकल चेंज है, क्योंकि दूध से दही बन गया तो दही से आप दूध वापस नहीं बना सकते, पहली चीज। और प्रॉपर्टीज सारी चेंज हो जाती हैं। दही को खा के कोई ये नहीं समझ सकता कि ये दूध का आइटम है। कलर देखे तो बात अलग है, खा के कोई नहीं समझ सकता कि ये दूध का आइटम है अगर उसने पहले दूध ना देखा हो। ठीक है, तो खैर उसको बस पता ना हो कि दूध से दही बनता है, ये पता ना हो तो आप दूध पिला दीजिए, दही खिला दीजिए, वो कभी नहीं समझ पाएगा कि दूध और दही एक ही आइटम है ना। तो अब ये बताइए कि जैसे आपकी मम्मी ने शाम को 1 किलो दूध लिया, कितना लिया, 1 किलो दूध लिया और उसको जमा दिया, तो ये बताओ सुबह दही कितना मिलेगा, 5 किलो कि आधा किलो? ऑब्वियस सी बात है 1 किलो ही मिलेगा। 1 किलो दूध से 1 किलो ही तो दही बनेगा कि 10 किलो बन जाएगा? नहीं बनेगा, है ना। तो यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कि कभी भी केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स, क्या, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स is always equal to the total mass of products. Total mass of reactants is equal to the total mass of products. ठीक है, कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास क्या होगा, प्रोडक्ट्स का होगा। मान लीजिए कि आपने 2 किलो किलो में मत समझिए वरना उसमें दिक्कत हो जाएगी। खैर नॉर्मली समझिए, रिएक्शन नहीं समझाऊंगा मैं। जैसे कि अब आप कोई भी ले लीजिए, आप मान लीजिए कि आपने केमिकल चेंज की हम बात कर रहे हैं, आपने 2 किलो हाइड्रोजन गैस ले ली, मैं कह रहा हूं, और 2 किलो ऑक्सीजन गैस ले ली। अब मान लेते पूरा रिएक्ट कर गया, ये दोनों 2-2 किलो में ही रिएक्ट कर गए, तो जो पूरी रिएक्शन हो गई उधर 2 किलो हाइड्रोजन गैस ले ली आपने और 2 किलो ऑक्सीजन गैस ले ली। ठीक है, या 2 किलो, चलिए 2 किलो हाइड्रोजन गैस ले ली आपने और 16 किलो ऑक्सीजन गैस ले ली, ऐसे कर लेते। ठीक है, तो 2 किलो आपने हाइड्रोजन गैस ले ली और 16 किलो आपने ऑक्सीजन गैस ले ली, तो वाटर कितना बनेगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन पूरा रिएक्ट कर गया,
तो 18 किलो ही तो बनेगा ना भाई। 2 किलो हाइड्रोजन थी, 16 किलो ऑक्सीजन थी, आपस में जुड़ गए, वो अंदर केमिकल रिएक्शन हो गई, लेकिन वजन तो उतना ही रहेगा ना। तो 18 किलो है तो रिजल्ट जो मिलेगा, पानी मिलेगा, वो कितना मिलेगा? 18 किलो ही मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो यही कह रहे हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास यही कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट्स का होगा उतना ही मास क्या होगा? प्रोडक्ट्स का भी होगा। मास कहीं जाता नहीं है, यानी कह सकते हैं हम कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, मास can neither be created nor be destroyed, कि मास को ना ही हम क्रिएट कर सकते हैं और ना ही मास को हम क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। ठीक है, जितना कोई भी आप चीज बनाइए, एक चीज से दूसरी चीज बन जाएगी, प्रॉपर्टीज बदल जाएगी, कलर बदल जाएगा, रंग रूप शकल सब कुछ बदल जाएगा, लेकिन मास नहीं बदलेगा। जितना मास लेंगे आप, रिजल्ट में उतना ही मास आपको मिलेगा। भले ही सब्सटेंस बदल चुका होगा, नया कंपाउंड बन चुका होगा, लेकिन मास फिर भी वही रहने वाला है। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। चलिए सेकेंड लॉ पे चलते हैं। तो कहने का मतलब क्या है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन ये कहता है कि कभी भी किसी भी कंपाउंड में जो एलिमेंट्स होते हैं, जो प्रेजेंट होते हैं, एटम जो होते हैं, जैसे H2O का मॉलिक्यूल है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कंबाइन करने से बना हुआ है। तो आप कहीं भी चले जाइए, कोई भी कंपाउंड जिन एलिमेंट से बना होगा उनका जो वेट का जो रेशियो होगा वो हमेशा फिक्स्ड होगा। तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा, सबसे पहली बात तो ये दिया किसने था? तो ये जो लॉ दिया था ये प्राउस्ट ने दिया था। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने दिया था। तो वो क्या कहते हैं कि द एलिमेंट्स ऑफ a molecule combine together in a definite proportion by mass, कि जो किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो हमेशा मास के फिक्स्ड रेशियो में ही कंबाइन होते हैं। इसीलिए आपने देखा था कि पानी चाहे इंडिया का हो, चाहे अमेरिका का हो, चाहे इंग्लैंड का हो, हर जगह जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? H2O ही होता है। कहने का मतलब अब देखिए इसमें हाइड्रोजन का जो वेट, मॉलिक्यूलर वेट होता है, एटॉमिक वेट जो होता है वो 1 होता है। तो इसमें हाइड्रोजन का वेट आएगा 2 ग्राम, मान लीजिए लिख लिया, और ऑक्सीजन का जो होता है वो 16 होता है। तो इसमें कितना हो गया? 16 ग्राम। तो इनका रेशियो देखिए कितना आया? 2:16, यानी 1:8। अब दुनिया में आप कहीं भी चले जाइए, इस संसार में आप कहीं भी चले जाइए, आपको अगर पानी मिलेगा तो उस पानी के अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा वो 1:8 का ही होगा। 1 ग्राम ऑक्सीजन हाइड्रोजन होगी तो 8 ग्राम क्या होगी? ऑक्सीजन होगी। आ रही बात समझ में नहीं? इसीलिए देखिए अभी मैंने जो एग्जांपल आपको दिया था हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला, तो मैंने ये बोला था कि अगर 2 ग्राम आपने हाइड्रोजन ली है तो मैंने आपको 16 ग्राम क्या दिलवाई थी? ऑक्सीजन दिलवाई थी, क्योंकि 1 ग्राम के लिए 8 लगती है तो 2 के लिए ऑब्वियसली 16 ही लगेगी। ठीक है, तो कभी भी कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है तो उसके जो एटम्स होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास में ही कंबाइन करते हैं। आ रही बात समझ में? जैसे ये फॉर्मूला है CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का। तो कार्बन और ऑक्सीजन की बात है तो कार्बन का 12 होता है वेट, ऑक्सीजन का 16, 2 है तो 16 2 जा 32। इसको काट देंगे, 4 3 जा 4 8 जा, तो 3:8। तो कहीं भी अगर कार्बन डाइऑक्साइड आपको मिलेगी, क्या मिलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी, तो उसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो मास रेशियो होगा, यानी दोनों के मासेस का जो रेशियो होगा कंपाउंड के अंदर, वो 3:8 ही होगा। अगर उनको, इसीलिए ये समझिए कि अगर आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से पानी बनाना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि बस एक पाइप में हाइड्रोजन ली और एक पाइप में ऑक्सीजन ली, दोनों को उठा के मिक्स कर दिया और पानी बन के तैयार हो जाएगा। पहली बात तो सही आइडियल कंडीशन चाहिए। दूसरा, इनको एक फिक्स्ड मास में आपको देना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि बस जो जितनी हाइड्रोजन ली ऑक्सीजन ली आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, नहीं। जब 1 ग्राम हाइड्रोजन खर्च होगी तो उसके लिए 8 ग्राम क्या चाहिए होगी? ऑक्सीजन चाहिए होगी, तभी उसी रेशियो में ये कंबाइन करेंगे। बाकी जो एक्स्ट्रा कम ज्यादा होगा वो क्या हो जाएगा? बच जाएगा। आई बात समझ में? ये जो लॉ है ये थ्योरेटिकली कम समझ में आता है, न्यूमेरिकली ज्यादा समझ में आता है। ठीक है, तो आई होप अभी आपको मैंने समझा लिया होगा। और भी किसी की बात करें, मान लो H2O2 एक कंपाउंड होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ये वाटर नहीं है, दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन परऑक्साइड। वाटर से बिल्कुल डिफरेंट है, इसका इस्तेमाल पीने में बिल्कुल नहीं कर सकते। ठीक है,
मुंह धुलने में किया जाता है बिल्कुल। तो H2O2, तो H2O2 में हाइड्रोजन हो गया 2 ग्राम और ऑक्सीजन हो गई 16 होता है, तो ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल एटम का जो वेट होता है वो 16 होता है, ठीक है। तो 16 टू 32, तो ये 1:16 आ गया। कितना आ गया? 1:16, यानी कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:16 के में कंबाइन करेंगे तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा। अगर वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 के रेशियो में कंबाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा। आई बात समझ में? तो किसी भी मॉलिक्यूल के जो एलिमेंट होते हैं वो हमेशा फिक्स्ड रेशियो बाय मास में ही कंबाइन करते हैं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रपोर्शन। आई बात समझ में? नहीं आई? आई होप आपको आ गई होगी, ठीक है। तो इस तरह से हमारा सेकंड लॉ भी हो जाता है। आइए आपकी स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, इसे करते हैं। आपको दोनों लॉस के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, वो कर लेते हैं, एनसीईआरटी के। इन अ रिएक्शन 5.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट, आपको फॉर्मूला आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो आप डायरेक्टली सोडियम कार्बोनेट भी लिख सकते हैं, बाकी मैं लिख दे रहा हूं फॉर्मूला। सोडियम कार्बोनेट यानी कि Na2CO3, दिस इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट। इसको कितना लिया गया? 5.3 ग्राम लिया गया, ठीक है। लिखना कैसे ये देखिए, अगर आपने रिएक्शन के फॉर्म में लिख लिया तो हो जाएगा। जरूरी नहीं कि आप Na2CO3 लिखें, आप सीधे सोडियम कार्बोनेट भी यहां पर लिख सकते हैं। सोडियम कार्बोनेट 5.3 ग्राम रिएक्ट्स विद 6 ग्राम ऑफ एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COH, आप एसिटिक एसिड भी लिख सकते हैं चाहे तो। दिस इज 6 ग्राम, ये लिया गया, बहुत बढ़िया। द प्रोडक्ट वर कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, कितना? 2.2 ग्राम, बहुत अच्छी बात है। 0.9 ग्राम वाटर मिला यानी H2O मिला, कितना मिला? 0.9 ग्राम। और 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट मिला। सोडियम एसीटेट का फॉर्मूला होता है NaCH3, इस तरह से लिख देता हूं, CH3COO Na होता है। ये कितना मिला है? 8.2 ग्राम। अब ये बोल रहा है शो करिए कि ये जो रिएक्शन है ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को होल्ड करती है कि नहीं करती है। तो आइए देखिए, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है कि रिएक्टेंट की साइड में जितने भी आइटम है उनका टोटल मास जो होगा वो प्रोडक्ट की साइड जितने आइटम है उनके मास के क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। अगर दोनों तरफ मास इक्वल है तो यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड कर रहा है, अगर नहीं है तो होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। और बाकी होल्ड तो करता ही हमेशा। तो मास ऑफ रिएक्टेंट्स कर ले, मास ऑफ रिएक्टेंट्स 5.3 प्लस 6 11.3 ग्राम, क्या हो जाए? 11.3 ग्राम। अच्छा, मास ऑफ प्रोडक्ट देख लेते हैं। तो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स कितना हो जाएगा? 2.2 प्लस 0.9 प्लस 8.2, ऐड कर डालो। 9 2 11 और 2 13, कैरी 1, 8 2 10 1 11, तो 11.3 ग्राम इधर आया। अब देखिए, रिएक्टेंट्स में भी 11.3 ग्राम है और प्रोडक्ट्स में भी 11.3 ग्राम बना है, तो इसका मतलब यस, दिस रिएक्शन होल्ड्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। आएगा समझ में? नहीं है? अच्छा, इसी में कई बार ये भी हो सकता है कि जितने भी कंबाइन करके बन रहे होंगे या कब रिएक्शन कर रहे होंगे या रिजल्ट्स आ रहे होंगे उनमें सबका मास दिया जाएगा, किसी एक का मास गायब कर दिया जाएगा। तो जिसका भी मास गायब कर दिया जाएगा उसको आप एक्स ले लीजिए और लेफ्ट हैंड साइड का ऐड करके इक्वल टू राइट हैंड साइड कर लीजिए और वहां से एक्स को सॉल्व कर लीजिए, आपको उसकी वैल्यू पता चल जाएगी। आइए देखते हैं। खैर, अगला क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 बाय मास। अभी आपको पता भी है, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन करते हैं? 1:8 में ही तो कंबाइन करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। फिर टू फॉर्म वाटर, व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस। क्वेश्चन समझ में आया क्या? उन्होंने ये बोला कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 में रिएक्ट करते हैं वाटर बनाने के लिए, यानी कि 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए तभी रिएक्शन हो पाएगी, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि व्हाट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, कितनी ऑक्सीजन चाहिए टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। तो ये बताइए, 1 ग्राम हाइड्रोजन नीड्स 8 ग्राम ऑक्सीजन, ठीक है। देन कितना है? 3 ग्राम है, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी ऑक्सीजन चाहिए होगी? अरे 8 3 जा 24 ग्राम ऑक्सीजन गैस।
आई बात समझ में? तो 1 ग्राम हाइड्रोजन को 8 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए, तो 3 ग्राम हाइड्रोजन को कितनी चाहिए? 24 ग्राम ऑक्सीजन चाहिए होगी। यही आपका आंसर हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते। फिलहाल आपको यही 2 क्वेश्चन दिए गए थे बेसिक, बाकी आपको एनसीईआरटी में और भी क्वेश्चन है तो आप चाहें तो कर सकते हैं। बाकी जब मैं चैप्टर फिनिश कर दूंगा तो फिर एनसीईआरटी आपको कराऊंगा, तब आप करेंगे ही। बाकी आप चाहें तो अपने मन से कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। और पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए, कमेंट वगैरह कभी कभी कर दिया करिए अगर आपका दिल करे तो। अपने दोस्तों को शेयर करो, अगर अच्छा लग रहा है तो हम आपको टर्म 2 का पूरा सॉल्यूशन दे रहे हैं, है ना। सो प्लीज सब्सक्राइब, शेयर, लाइक, and it's all for today. Thank you very much. God bless you all.